अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी एक सेकंड की कदर मालूम हुई आपको? एक सेकंड के 10वें हिस्से की, 100वें हिस्से की, हजारवें और लाखवें हिस्से की? नहीं ना। इसी तरह एक सेकंड के करोड़वें और अरबवें हिस्से की। यकीनन ये इतनी छोटी ड्यूरेशन है कि इंसानी सोच यहां तक नहीं पहुंच सकती। मगर आप सुनकर हैरत ज़दा होंगे कि हमारी ये यूनिवर्स जो कि बिलियन लाइट ईयर्स पर फैली हुई है, ये एक सेकंड के खरब में हिस्से में कितनी अंगड़ाइयां लेती रही है और किन किन फेजेस से गुजर के आई है। मैं हूं डॉक्टर नवीद और आप देख रहे हैं कायनात के राज की दूसरी एपिसोड, जिसमें हम बिग बैंग के बाद लम्हा लम्हा के वाकयात आपको बताएंगे मुस्तनद तहकीक के साथ। माहिरीन फल्कियात की जदीद तहकीक के मुताबिक बिग बैंग के बाद दो अहम स्टेजेस सामने आई जिनसे यूनिवर्स की एवोल्यूशन का आगाज हुआ। डेवलपमेंट के इस दौर को क्रोनोलॉजी ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। पहली स्टेज को रेडिएशन इरा कहा जाता है, जो कि बिग बैंग से तकरीबन 50,000 साल तक जारी रही, और दूसरी स्टेज को मैटर इरा कहा जाता है, जो कि रेडिएशन इरा से आज तक तकरीबन 14 अरब साल के अरसे पर मुहित है। अगर रेडिएशन इरा की बात करें तो ये एवोल्यूशन की मजीद छोटी छोटी स्टेजेस पर मुश्तमिल है, जिनको इंग्लिश में एपक और उर्दू में दौर या अहद कहा जाता है। इसमें जो बिग बैंग के बाद सबसे पहला इरा है उसको प्लैंक इरा या प्लैंक एपक कहा जाता है, जिसमें हैरान कर देने वाले चंद हकायक आपको बताने लगा हूं। जो पहला फैक्ट है वो है माइक्रोस्कोपिक टाइमलाइन। बिग बैंग होने के बाद ये दौरानिया बहुत बहुत मुख्तसर था। इतना मुख्तसर, अनबिलीवेबली स्मॉल। कितना स्मॉल? आप सोचते होंगे एक सेकंड का 10वां हिस्सा, एक सेकंड का हजारवां, लाखवां, करोड़वां या अरबवां हिस्सा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये एक सेकंड का अरबवां हिस्सा, जो कि हम मैथमेटिकली लिखें तो 10⁻⁻45 सेकंड। इसको अगर हम लिखें तो ये टाइम बनता है 1 सेकंड ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय 45 जीरोस। इतना छोटा टाइम है, ये कायनात का सबसे मुख्तसर टाइम है। कायनात में आज तक होने वाले इवेंट्स में सबसे कम टाइम में जो इवेंट हुआ है ये प्लैंक एपक है, और इसका दौरानिया है, जो कि 10⁻⁻45 सेकंड्स पर मुश्तमिल है, यानी कि क्वार्टर डेसिलियन ऑफ अ सेकंड। इसका नाम प्लैंक टाइम इसलिए है कि हर साइंसदान की तरह मैक्स प्लैंक ने कुछ कांस्टेंट्स और उनकी वैल्यूज मुरतब की, जो कि वक्त, लंबाई, एनर्जी वगैरह की कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज का पता देती हैं, जिनको यूनिवर्स के मुख्तलिफ इवेंट्स को डिस्कस करने में आसानी होती है। इन कांस्टेंट्स को प्लैंक कांस्टेंट्स कहा जाता है, जिनमें प्लैंक टाइम, प्लैंक लेंथ, प्लैंक मैस काबिल जिक्र हैं। एक प्लैंक टाइम तकरीबन 10⁻⁻45 के बराबर है। एज ए फिजिसिस्ट अगर मैं बताऊं तो ये जो प्लैंक टाइम है ये तीन बेसिक कांस्टेंट्स सी, जी और एच से निकलता है, और इसकी जो इक्वेशन बनती है प्लैंक टाइम की, टी इज इक्वल टू एच जी ओवर सी के रूट है। सिमिट्री मैगजीन के मुताबिक फिजिक्स में प्लैंक टाइम की डेफिनेशन कुछ यूं है: ये वो वक्त है जिसमें रोशनी प्लैंक लेंथ का फासला तय कर ले, यानी एक प्रोटॉन की लंबाई का 100th ऑफ मिलियंथ ऑफ ट्रिलियंथ हिस्सा बनता है। कि एक प्रोटॉन के हम 100th ऑफ मिलियंथ ऑफ ट्रिलियंथ हिस्सा करें तो उसको लाइट कितनी देर में क्रॉस करती है, उसको हम प्लैंक टाइम का कहते हैं, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। यूनिवर्स में सबसे कम वैल्यू जो है टाइम की वो 10⁻⁻45 सेकंड है। ये इतना कम वक्त है कि इसमें लॉज ऑफ फिजिक्स चाहे क्लासिकल हो या मॉडर्न सब फेल थे, चाहे स्टैंडर्ड मॉडल हो या क्वांटम फील्ड थ्योरी हो, ये सब फेल्ड थे। सिर्फ एक ही चीज डोमिनेट कर रही थी, और वो थी क्वांटम इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि कायनात को बाइंड करने का किरदार अदा करती है। दूसरा फैक्ट क्या है प्लैंक इरा का? प्रेशर ड्यूरिंग दिस इरा एंड दिस एपक वाज रियली स्टैगरिंग, रियली एस्टोनिशिंग। बहुत ही हैरान कौन प्रेशर था। कितना प्रेशर, एक मिसाल से समझाते हैं आपको। अगर हम तालाब की गहराई में जाएं तो ऊपर इतना पानी हमारे ऊपर प्रेशर डालता है कि हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, और अगर समंदर में 1 किलोमीटर आप अंदर चले जाएं या 2 किलोमीटर अंदर चले जाएं तो आपकी जान चली जाएगी। इस वजह से नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेशक आप सिलेंडर का इस्तेमाल करके जाएं, लेकिन आपके ऊपर जो करोड़ों टन पानी है वो आपके ऊपर इतना प्रेशर डालता है, वो आपको स्क्वीज करके रख देगा, आपकी हड्डियां तक टूट जाएंगी। आप इमेजिन करें कि प्लैंक इरा में तालाब और समंदर के इस प्रेशर से क्विंटिलियन टाइम्स ज्यादा प्रेशर था। इतने पास्कल का हाई प्रेशर उस पार्टिकल के अंदर मौजूद था। तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि इतना हाई प्रेशर होने के बावजूद कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो नैनोमीटर या एंगस्ट्रम की रेंज में था, यानी कि एक एटम के साइज के अंदर पूरी यूनिवर्स समाई हुई थी।
चौथी हकीकत ये है कि इतना ज्यादा प्रेशर एक माइक्रोस्कोपिक डॉट के अंदर लग रहा था, एक जीरो डायमेंशनल एक एटम के अंदर लग रहा था, तो हीट तो होनी थी, और ये हीट ट्रिमेंडस अमाउंट में थी। कितनी थी, कितना टेम्परेचर था? वेल यू बिलीव उस वक्त जो टेम्परेचर था उस जर्रे के अंदर, वो तकरीबन 10⁻18 केल्विन था, यानी करोड़ों ज़रब करोड़ों केल्विन था। और ये टेम्परेचर सूरज के जो कोर का टेम्परेचर है, यानी कि 1.5-2 करोड़ केल्विन से मिलियन टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर था उस छोटी सी यूनिवर्स के अंदर, एक एटम के साइज के यूनिवर्स के अंदर। पांचवी हकीकत बड़ी जबरदस्त है कि अभी तक रोशनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस जर्रे के अंदर लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट की वजह से प्रोटॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बना नहीं सकते थे, और इलेक्ट्रॉन का जो लाइट क्रिएटिंग प्रोसेस, यानी कि एटम के रीएक्साइटेशन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो लाइट निकलती है, वो प्रोसेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, अभी एटम ही नहीं बना था, तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लिहाजा लाइट की क्रिएशन अभी नहीं हुई थी। छठी हकीकत यह है कि इस एपक के अंदर, यानी कि प्लैंक इरा या प्लैंक टाइम के अंदर, मैथ्स और फिजिक्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, मैथ्स और फिजिक्स का कोई वजूद नहीं था। सादा अल्फाज में कहूं तो प्लैंक एपक के अंदर होने वाले केओस और क्वांटम वेयरनेस अभी तक नाकाबिल समझ और स्पेकुलेशन पर मुश्तमिल है, अफसाना पर मुश्तमिल है। और छठा फैक्ट जो बहुत ही हैरान कुन है कि वी कैन नेवर सी द प्लैंक इरा। ऐसा है ना कि रेडिएशंस आ रही हो दूर से, हम उसको देख लें कि कायनात कैसे थी, जिस तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप गई हुई है और वो जो माजी से निकलने वाली रेडिएशंस जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप तक अब पहुंचेंगी, तो वो हमें माजी का पता देंगी। लेकिन प्लैंक टाइम के अंदर अभी रेडिएशंस बनी ही नहीं थी, लाइट बनी ही नहीं थी, तो वो निकलेगी कैसे और हमें उस दौरानिए का पता कैसे देगी, उसकी इंफॉर्मेशन क्या देगी कि उसके अंदर क्या था। इसलिए हैरत अंगेज है ये पॉइंट। हम कभी भी प्लैंक टाइम को नहीं देख सकते, हम प्लैंक टाइम को कभी स्टडी नहीं कर सकते एज अ फिजिसिस्ट। सातवीं हकीकत यह है कि कुदरत के पैदा कर दी जितने भी बेसिक फोर्सेस हैं जो कि इस यूनिवर्स को गवर्न कर रही हैं, और आप मैट्रिक और एफएससी में उन फोर्सेस का जिक्र भी पढ़ते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन फोर्सेस का जो अभी हम जिक्र करते हैं अलग-अलग नहीं थी, ये एक सिंगल फोर्स थी, सिंगल सुपर फोर्स थी ये। और यकीनन ये इतने हाई टेम्परेचर का जो दौरानिया था, ये पूरी यूनिवर्स की एग्जैक्ट सिमेट्री और परफेक्ट सिमेट्री का बेहतरीन दौरानिया था, बेहतरीन ड्यूरेशन थी। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक लेड पेंसिल लें और उसको तराश कर उसकी नोक पे इस पेंसिल को खड़ा करें, नोक के सहारे पेंसिल को खड़ा करें और ये खड़ी हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही इस इरा के अंदर, इस एपक के अंदर यूनिवर्स का स्टेबल होना इंतहाई नामुमकिन था, जो कि रियलिटी थी, जो कि एक अमेजिंग फैक्ट है। आठवीं हकीकत यह है कि बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स बिल्कुल अलग-अलग थे, ट्रांजिएंट पार्टिकल्स थे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी, वाइब्रेशन इतनी ज्यादा थी कि वो वायलेंटली स्मैश कर रहे थे, और यही इनकी हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर जो स्मैशिंग है वो बाद में यूनिवर्स की एक्सपेंशन का सबब बनी। तो ये प्लैंक इरा था, प्लैंक एपक था, जो साइंटिस्ट ने कंसीडर किया है बहुत सारी रिसर्च के साथ। बाकी जो इरा है उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में तफसील से जिक्र करेंगे। थैंक यू।